बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहूँगी। मैं हूँ अरमला हसन। उम्मीद करते हैं जी आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी। मंडे का दिन है जी, एनर्जी के साथ तैयार होंगे। मैंने आज ना ज़बरदस्ती एनर्जी लाने की कोशिश की है क्योंकि मंडे का दिन बहुत लेज़ी होता है और आजकल वेदर और सर्दी चूँकि बहुत ज़्यादा हुई है इस वीकेंड, मुझे वाकई अंदाज़ा हुआ है कि सर्दी आ गई है। और जाते जाते जो साल का इख्तिताम हो रहा है ना, इसमें सर्दी की शिद्दत में जिस हद तक इजाफा हुआ है और इस सर्दी के अंदर सुबह उठना, ऑफिस के लिए तैयार होना, घर से निकलना, ये इतना बड़ा टास्क है। और जो लोग जाते हैं, वैसे तो मोस्टली लोग जाते ही हैं ऑफिस, ऐसा नहीं है कि, लेकिन जो घर से जाते हैं भाई हैट्स ऑफ टू यू, क्योंकि सर्दी के अंदर, सुस्ती के अंदर ऑफिस के लिए तैयार होना इटसेल्फ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन जी कोई बात नहीं, मंडे का दिन है, एनर्जी आएगी आपके अंदर, क्योंकि अभी आप ये सोचें कि आपने मज़ीद 7 दिन और काम करना है, नहीं 6 दिन और काम करना है। संडे आने में भी बहुत दिन है, तो आपने परेशान नहीं होना है, हिम्मत का मुजाहरा करना है जैसे मैं कर रही हूँ कि सुबह सुबह एनर्जी के साथ। अच्छा जी, आपको मैं सर्दी के हवाले से बता रही थी, सर्दी की शिद्दत में जहाँ इजाफा हुआ है, शदीद धुंध है, मौसम मुतासर हुआ है, रात के टाइम पे भी धुंध होती है और धुंध के बायस जो मोटरवेज़ हैं वो भी बंद कर दी जाती हैं। ट्रैफिक की रवानी भी जी खासी मुतासर हुई है और लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान और अगर दीगर शहरों की बात की जाए तो अहम मोटरवेज़ हों, कौमी शाहराहें हों, उनको मुख्तलिफ मकामात से बंद किया गया है। ताज़ा तरीन मौसम की क्या सूरत हाल है, क्या मोटरवेज़ खोल दी गई हैं? चूँकि धुंध का जो कहले मसला था इस वक्त लाहौर के अंदर या पंजाब के अंदर। नताशा रहमान हमारे साथ मौजूद है। नताशा, थैंक यू वेरी मच। कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अरमला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र है। आप बताएं, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। नताशा कहाँ पे मौजूद हैं? और धुंध तो अभी नहीं लग रही है, लेकिन मोटरवेज़ और दीगर शाहराहों की क्या सूरत हाल है, ज़रा अपडेट कीजिएगा। अरमला, अगर हम मोटरवेज़ और दीगर शहरों की बात करें तो वहाँ पर अभी फ़िलहाल धुंध का जो राज है वो बरकरार है और ये जो धुंध है ये इसी तरह पूरा 1 महीना ऑलमोस्ट पड़ेगी, क्योंकि महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया जा रहा है कि जो जनवरी का पहला हफ्ता होगा उसमें तो बारिशें होंगी, लेकिन सिर्फ पहले हफ्ते में चंद एक रोज़ में बारिशें होंगी जिनमें धुंध का जो खात्मा है वो हो जाएगा। लेकिन जैसे ही बारिशें ख़त्म होंगी उसके बाद दोबारा से धुंध का जो राज है वो बरकरार हो जाएगा और जैसे ही फोग पड़ती है और हद निगाह में वाज़ह कमी आना शुरू हो जाती है तो मोटरवेज़ और दीगर जो शाहराह हैं उनको ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया जाता है। तो आज भी बिल्कुल इसी तरह ही है कि शाम से, अगर हम गुज़श्ता रात की बात करें तो गुज़श्ता रात से ही मोटरवेज़ को बंद किया गया है, क्योंकि धुंध बहुत ज़्यादा है और इसके साथ साथ अभी तक हद निगाह बेहतर नहीं हुआ है, जिसके बाद मोटरवे M2, M3, M4 और M5 को बंद किया गया है मुख्तलिफ पॉइंट से। और शहरियों को तर्जमान की जानिब से यही कहा जा रहा है कि जैसे ही हद निगाह में बेहतरी आएगी तो मोटरवे को खोल दिया जाएगा। अगर हम ओवरऑल मौसम की बात कर लेते हैं तो मौसम तो ऐसे लग रहा है कि जमा देने वाली सर्दी जो है वो लाहौर में पड़ रही है, लेकिन ऑल्दो एक हमें फ़ायदा ये दिखाई दे रहा है और एक अच्छी बात यह है कि स्मोक का खात्मा हो गया है, क्योंकि आज शहर लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी की फ़हरिस्त में शहर लाहौर जो है वो तकरीबन 25वें नंबर पर था और गुज़श्ता रोज़ तकरीबन 37वें नंबर पर मौजूद था। तो इसी तरह अगर मज़ीद जनवरी के महीने में बारिशें होती हैं तो स्मोक का भी खात्मा बिल्कुल हो जाएगा और जो सर्दी की शिद्दत है, जो टेम्परेचर है वो भी कम होना शुरू हो जाएगा और सर्दी की शिद्दत बढ़ जाएगी। अभी जो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया आज वो कम से कम तकरीबन 5 सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 15 सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कान हैं और हवा में जो नमी का तनासुब है वो तकरीबन 75% है और हवा 2 से 3 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही है। ऑल्दो अरमला, इस मौसम को हम इंजॉय तो कर सकते हैं क्योंकि सर्दी के मौसम में ही इंजॉय ज़्यादा होता है, लेकिन साथ साथ की जाने से ये भी बताया जा रहा है कि आपने एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है, क्योंकि इस सर्दी के मौसम में अगर सर्दी लग जाए तो फ्लू, गला ख़राब और जो फीवर हो जाता है, ये जो मौसमी बीमारियां हैं ना बड़ा तंग करती हैं। आप सही कह रही हैं। थैंक यू वेरी मच नताशा, बहुत शुक्रिया। नताशा रहमान हमारी नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद थी, मौसम की सूरत हाल से आगाह करी थी। जनाब, मौसम की सूरत हाल से तो नताशा ने आपको आगाह कर दिया। अब जब पॉलिटिकल सिनेरियो उसमें क्या हो रहा है उससे मैं आपको आगाह कर देती हूँ। दीनी मदारिस रजिस्ट्रेशन का मामला बिलाखिर सदर मुमलिकत के जो दस्तखत हैं उससे हल हो गया। उन्होंने कानून पर दस्तखत कर दिए हैं और अब ये कानून का हिस्सा बन चुका है। काफ़ी जी बहस, मुबाहिसा, नाराज़गी
धमकियां, एहतजाज, इस सब की कॉल दी जा रही थी और कहा जा रहा था कि मौलाना साहब कह रहे थे कि वो सड़कों पे आएंगे, लेकिन आसिफ अली जरदारी ने उनसे मुलाकात की, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने बात की, फिर मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदों ने बात की, तो बिलाखिर मौलाना को मना लिया। इनफैक्ट ये कहा जाए कि मौलाना ने अपनी मनवा ली तो ऐसा गलत नहीं होगा। इसके साथ साथ जी आपको पता है 2024 इख्तिताम पजीर हो रहे हैं और 2024 में पाकिस्तान या मुल्क के जो सियासी मामलात हैं उसमें बड़े ट्विस्ट एंड टर्न्स आए, एहतजाज हुए, धरने हुए, कॉल वापस ली गई, कॉल दी गई, सिविल नाफरमानी की तहरीक हो, बहुत सारे ऐसे वाक़यात पेश आए जिसने जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जिसके हवाले से हम कई सालों से कह रहे हैं क्या उस पर असरअंदाज हुई। और 2025 जो आने वाला है वो साल पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे कैसे होगा, इस पे भी हम तज्जिया लेंगे। हमारे साथ आमिर खाकवानी साहब मौजूद है, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्जियाकार हैं, उनको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच आमिर साहब, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आमिर साहब, ये जो मैंने अभी एक जुमला कहा कि मौलाना साहब ने अपनी मनवा ली, आपको भी ऐसा लगता है कि मौलाना साहब ने मनवा ली? देखिए, मौलाना ने अपनी बात तो मनवाई है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो इसमें देखिए, मैंने पहले ही शायद आपके प्रोग्राम में पहले कहीं और बात हुई, दो फरीक थे इसमें। एक तो जो 5 मदारस बोर्ड थे जिनकी नुमाइंदगी एक तरह के मौलाना कर रहे थे और जिनके लिए उन्होंने सोसाइटी एक्ट में वो कराया, तो मौलाना का सार ये था कि इसको एज इट इज़ मंजूर, एज इट इज़ प्रेसिडेंट साइन कर दें, वो तो हो गए हैं। लेकिन दूसरे जो 10 मदारस बोर्ड थे जिसमें जामत रशीद है और मिनाजुल कुरान वालों का है, दावत इस्लामी वालों का और लोगों का 7-10 मदारस बोर्ड थे, उनका जो मुतालबा था कि हमें वजारत तालीम के तहत रहने दिया जाए, उनकी बात भी मानी गई है बिल्कुल। और सदर ने 2 साइन इकट्ठे किए, एक तो ये एक्ट है, ये तो इसका कानून बन गया है, उसका ऑर्डिनेंस है, यानी 4 महीने तक वो भी कानून है। अब ये 4 महीने के अंदर उनको उम्मीद है, वो तो कर रहे हैं, हुकूमत ने उनसे कमिटमेंट किया कि 4 मंथ तक 120 दिन तक रहता है ना ऑर्डिनेंस, कि उस दौरान इसको असम्बली से मंजूर करा के उसको भी एक्ट बना दिया जाएगा। तो मौलाना की भी कामयाबी हुई है और दूसरों की भी कामयाबी हुई। अब दूसरों की कामयाबी इसलिए बड़ी है कि मौलाना की तो अपना कामयाबी हासिल कर चुके थे ना, वो 26वीं तरमीम के साथ ही उन्होंने अपना बिल मंजूर करा लिया था। तो दूसरों के लिए मुश्किल हो गई थी कि एक तरह से उनकी जड़ ही कट गई थी कि जो उन्होंने 3 साल में उन्होंने हासिल किया था वो सब जीरो हो गया था और अब उन सबको मजबूर था। अब उसमें ये जो उन्होंने मौलाना ने मंजूर कराया था बिल, उसमें था कि हर दीनी मदरसा लाजमी तौर पे, यानी शेल क्लब था, लाजमी रजिस्टर्ड होगा सोसाइटी एक्ट के तहत। अब उसमें नहीं है, अब उनके पास ये ऑप्शन मौजूद है, वो वजारत तालीम के तहत जो रजिस्टर्ड हैं वो चलते रहेंगे। तो एक लिहाज से उन्होंने जो अपनी एक लॉबिंग की और अपनी उन्होंने एफर्ट की मीडिया पे जाके सब चीज़ें, और किसी एहतजाजी तहरीक के बगैर और एहतजाजी तहरीक की धमकी के बगैर भी उन्होंने अपनी बात बाहर मनवा ली। तो मैं तो उनको भी बड़ी कामयाबी समझता हूँ। और मौलाना को भी शुरू से ही अगर ऐसे फ़राग दिली का मुजाहरा करते और उनको साथ लेके चलते और सिर्फ 5 मदारस बोर्ड के बजाय ये जो टोटल 15 हैं उनके अगर नुमाइंदा बनते तो ज़्यादा अच्छा था। लेकिन चले, हमारे लिए अच्छी बात यह है कि एक और लॉन्ग मार्च का खतरा टल गया है। हाँ, ये हमारे लिए अच्छी बात है, किसी एहतजाज धरने के बगैर ये मामला सॉर्ट आउट हो गया है। अच्छा आमिर साहब, ये मामला तो सॉर्ट आउट हो गया है, इस मुल्क के अंदर ऐसी सियासी मंजरनामे जिसकी हम बात करें और बहुत सारे मामलात हैं जिनका हल सिर्फ बातचीत ही है, लड़ाई झगड़ा, बयानात, धमकियाँ, ये सब चीज़ें इस वक्त पाकिस्तान की सियासत हो या पाकिस्तान की इकॉनमी है, कोई इस चीज़ की मुतामिल नहीं हो सकती। 2024 के अंदर, चूँकि अब ये रेंडर भी है, मैं चाहूँगी आप थोड़ा सा एनालिसिस दें, क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हमने इस साल फेस की और उन फेस करने के चक्कर में हमने अपना नुकसान किया, और क्या हम उसको 2025 में बेहतर कर सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ा जो हमें जो नुकसान हुआ 2024 में, जो फरवरी में इलेक्शन 8 फरवरी का जो हुआ, उसके बाद हम उस मामले को अच्छे तरीके से सॉल्व नहीं कर सके। ठीक है, बहुत सारी शिकायत पैदा हुई और तहरीक इंसाफ ने उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि इसमें धांधली हुई, इलेक्शन हमसे चुराया गया सब। लेकिन उसको अगर सॉल्व करने के लिए अगर इब्तदा ही में हुकूमत को जुडिशल कमीशन बना देती किसी एक न्यूट्रल क्रेडिबल लोगों पे, तो शायद उससे मामला सॉल्व हो जाता। यानी वो नहीं हुआ। उसके बाद में फिर एजिटेशन, फिर ये 26वीं तरमीम जो है, ये जुडिशरी में जो चीज़ों को करना पड़ा है, उस पर भी बहरहाल कानूनी हल्के बिल्कुल एक डिफरेंट ओपिनियन रखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बन गया, ये बन, लेकिन कुछ चीज़ें अच्छी भी हुई, बुरी भी हुई। अच्छी चीज़ उसमें ये है कि अब वो 100 मोटे नोटिस जो जगह जगह पे ले लिए जाते थे, अब वो नहीं होंगे। अभी इस तरह सूरत बन रही है कि हर मामूली बात, थोड़ी बात पे भी या कहीं पे भी कोई जज साहब को दिल चाहता था, कोई नोटिस ले लेता था। अब वो लगता है ऐसा नहीं होगा। ये चीज़ें चेंज हुई हैं। लेकिन ये
अच्छी इसमें बात एक और है, एक बुरे में लॉन्ग मार्च और टकराव और ये 26 नवंबर वाला जो वाक़या वो भी अफसोसनाक, जिसमें मतलब दोनों तरफ से मुतज़ाद दावे हैं ना, और लोगों की कैजुअल्टीज़ बार हुई हैं, उसमें फायरिंग भी हुई और चीज़ें चली, और रेंजर्स के लोग भी उसमें उनकी भी डेथ हुई, 4-5 लोग तो सरकारी भी गए हैं ना, एहलकार भी गए हैं। तो ये अफसोसनाक वाक़यात के बाद ये बहरहाल हुआ है कि तहरीक इंसाफ ज़रा पसपा तो हुई है, पीछे हटी है, और जो सियासी मुज़ाकरात या डायलॉग की बात पहले होनी चाहिए थी वो बहरहाल अब साल के एंड में हुई है। लेकिन अब तो लग रहा है विद इन पार्लियामेंट ही डायलॉग सर सूरत चल रही है। अब ये तहरीक इंसाफ जो पीछे हटी है या पसपा हुई है, बसपा कहें या जो भी कहें, पीछे हटी है, बैक फुट पे चली गई है। हाँ, अब वो बैक फुट पे एक और हमले के लिए पीछे हटी है या वैसे ही पीछे हटी है, क्योंकि ये भी होता है ना, आप पीछे हटते हैं और फिर एक दौड़ के आके एक और जंप लगाते हैं। तो ये जनवरी फरवरी ना, अब मेरा ख्याल है 20 जनवरी तक प्रेसिडेंट ट्रम्प के आने का भी तहरीक इंसाफ वाले बहुत ज़्यादा शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं, और उनको खासी उम्मीद है कि अमेरिका। अच्छा आमिर साहब, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करेंगे, जो ट्रम्प के आने का शिद्दत से इंतज़ार है, क्या आपको लगता है कि वाकई, क्योंकि चले अभी हम जिस तरह से बयानात सुन रहे हैं उनके नुमाइंदे की तरफ से, लेकिन स्टिल अमेरिकन पॉलिटिक्स का पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के ऊपर असरअंदाज होना, डू यू थिंक इटसेल्फ ये कि जो इंतज़ार किया जा रहा है कि वाकई वो इतनी शिद्दत से इम्पैक्ट होगा उसका? देखिए, अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प अगर चाहें तो इम्पैक्ट तो बड़ा पड़ना है, अमेरिका का पाकिस्तान पर इम्पैक्ट तो बहुत गहरा है, और इसलिए कि अमेरिका डायरेक्ट ना भी करे, अमेरिका कंट्रोल करता है IMF के ज़रिए या आलमी बैंक के ज़रिए, वो उसका बहुत ही गहरा असर रसूख है। मतलब आप देखें ना, पाकिस्तान की इकॉनमी इस वक्त IMF के साथ एग्रीमेंट के तहत एक तरह की उसी पर टिकी हुई है। अभी अगर हर 3 महीने बाद जो किस्त देते हैं, अगली किस्त अगर फ़र्ज़ करें, अल्लाह ना करे, IMF अगर कहे कि जब अगली किस्त हम नहीं दे रहे, अब देखेंगे पूरा एक भूचाल आएगा, स्टॉक मार्केट नीचे गिरेगी और मसले पूरा एक क्राइसिस आ जाएगा हमारी इकॉनमी के लिए। तो वो अमेरिकन के लिए बहुत आसान होता है कि IMF के ज़रिए दबाया जाए उस मुल्क को जो माशी तौर पर कमज़ोर हो चुका हो। हम ज़ाहिर अभी माशी तौर पर स्टेबल नहीं हैं, हमारे बहुत सारे मसाइल हैं, हमें कुछ वक्त चाहिए। अगर हम जिस तरह चीज़ें बेहतर हो रही हैं, एक्सपोर्ट्स भी बेहतर और थोड़ी बेहतर हुई हैं चीज़ें, लेकिन ये ज़ाहिर से 2-3 साल 4 साल एक मिले फिर जाके है, तो कुछ ना कुछ इफेक्ट तो है, ऐसा नहीं है कि ना हो। लेकिन अमेरिका से इतना ज़्यादा उम्मीद रखना या देखना वो भी अच्छी बात तो नहीं है। पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में पाकिस्तानी पॉलिटिक्स हैं, पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस हैं, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, और वो अपने रिलीफ के लिए अगर अमरीकी मुदाखलत की उम्मीद रखे बैठे हैं तो अच्छी बात तो वो भी नहीं है। तो मेरे तो उम्मीद है और ख्वाहिश ये है कि हमें ये मामला खुद सॉल्व करना चाहिए, कि जो अमेरिकन से उम्मीद लगाए बैठे हैं या अमेरिकन से बजाय हमारी अपनी जो हुकूमत है वो उनको फैसिलिटेट करे, दोनों पीछे हटें, अपोजिशन भी थोड़ा पीछे हटे, हुकूमत भी पीछे हटे, और अपना यहाँ लोकली मसला सॉल्व कर ले ना, आपस में हमें पाकिस्तान के अंदर ही सॉल्व कर लेना चाहिए। लेकिन वो एक तरफा नहीं होगा, दोनों तरफ से होगा। अच्छा, एक तरफा आमिर साहब, लेकिन दूसरी जानिब जैसे आप खुद भी बात करें कि हमें इंटरनली अपने मैटर्स को सॉर्ट आउट करना है, लेकिन एक बात अपनी जगह वो भी ठीक है कि हमने हमेशा से देखा है कि अमेरिकन जो एक प्रॉपर पूरे डायनामिक्स हैं उनका पाकिस्तान की पॉलिटिकल डायनामिक्स पे भी बड़ा असर है, और चाहते ना चाहते हुए इंटरफेरेंस कहीं ना कहीं होती है। हम जिस पॉलिटिकल सिनेरियो की बात करें, डू यू थिंक कि अमेरिका की तरफ नज़रें डालना, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो और फिर उस पर हुकूमत का क्रिटिसाइज़ करना, इट्सेल्फ ये हमारे मुल्क की सियासत के लिए बड़ा ख़तरनाक या नुकसानदेह है, क्योंकि हम कुछ चांस दे रहे हैं। अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन जिस तरह आपने कहा कि माजी में हिस्ट्री मौजूद है, मतलब ये खुद मियां नवाज शरीफ साहब जिनकी पार्टी हुकूमत में है इस वक्त, जब वो 99 में उसके बाद जब प्रेसिडेंट मुशर्रफ का जो उन पर ट्रायल उन पर हुआ उस दौर में, तो सज़ा भी इनको सुना दी गई, तो उनको वहाँ पाकिस्तान से निकालने और सऊदी अरब ले जाने में प्रेसिडेंट क्लिंटन का बड़ा किरदार था। आखिरी दिन थे उनके, आखिरी महीना था गालिबन, उन्होंने उसमें कोशिश की, और उनकी वजह से ही कतर और सऊदी अरब और इनकी मुदाखलतें इन्होंने की, और पूरा एक वो डील हुई सारी। तो उसमें वो अमेरिकन आशीर्वाद और सपोर्ट के बगैर ये मुमकिन ही नहीं था सारा कुछ। तो फिर आप क्रिटिसिज्म किस बात का? बस वो ऐसे ही होता है ना कि हर कोई अपने वक्त में अपनी ही गेम खेलता है और वो करता है। अब वो एहतजाज खुद करते हैं जब करें। अब देखें ना, ये मौलाना फजल रहमान ने लॉन्ग मार्च किया, बिलावल भुट्टो ने इमरान खान के दौर में लॉन्ग मार्च किया, आपको याद होगा, एक उन्होंने भी एक किया जब वो छोटा मार्च था कंपैरेटिवली, लेकिन वो भी वहाँ कराची से चले थे और इस्लामाबाद तक गए थे। लेकिन अब अगर कोई पार्टी मार्च करे तो वो कहते हैं ये गैर जमहूरी है, वो कहते हैं ये तो दहशतगर्द जमात है, वो बस तो ये कहते हैं। यही गलतियाँ हैं, यही चीज़ें। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि 2025 में हम टकराव से हम बचें और एजिटेशन ना हो और अपनी। लेकिन फिर मैं वो बात करूंगा कि आपको स्पेस अपोजिशन को देनी पड़ेगी। देखिए, अपोजिशन बहरहाल अपोजिशन है ना, पाकिस्तान की साथ वाहिद अपोजिशन पार्टी है प्रॉपर,
बाकी तो अपोजिशन उस तरह कर ही नहीं रही ना। और बाकी 90% पार्टी तो इस हुकूमती इत्तेहाद में शामिल हैं, 80-90% पार्टी। तो आपको उनको स्पेस देनी पड़ेगी, उनके पॉलिटिकल कारकुनों को और लोगों को जो जिन पे जेलों में बंद हैं, इनके लिए आसानियाँ कुछ पैदा करनी होगी। कम से कम आसानी क्या पैदा करनी है, अदालतों को फैसले करने दें और अदालतों के फैसले तस्लीम करें। सिंपल बात ही है। अगर अदालत किसी को रिलीफ देती है तो बस उस रिलीफ पे रुकावट न डाले ना, गुनाह पर्चा न कर दे उसको। हमारे यहाँ तो ये हो रहा है ना कि जिसके पे अगर हाई कोर्ट केस ख़त्म करती है, किसी की सज़ा मुअत्तल कर देती है या बरी कर देती है, तो फिर एक नया मुकदमा डाल दिया जाता है, जो गलत है। वो हुकूमत और इंतज़ामिया कारी होती है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अदालतों के मामले में दखली देना चाहिए और फैसले अदालतों को करना चाहिए। अदालतों पर दबाव फैसला करने के लिए भी ना हो और उनके फैसले माने भी जाएँ। बिल्कुल, ये बात हमें इस वक्त करने की ज़रूरत है। लेकिन मुझे नहीं पता, आई डोंट नो कि अब सिविल नाफरमानी की बातें यहाँ पे होती रही, अभी फिर अगले जनवरी फरवरी में दोबारा होती है, नहीं होती। इन मुज़ाकरात को भी कामयाब होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन वो जब हुकूमत वालों से बात करो, वो कहते हैं इनकी मुज़ाकरात की डिमांड उनकी ऐसी है कि वो हमारी तो खुद मतलब गर्दन ही ले रहे हैं कि भाई आप यानी वो तो ये चाह रहे हैं कि इक़्तिदार ही हमें दे दें, तो हम किससे मुज़ाकरात करें। तो कुछ रियलिस्टिक होना पड़ेगा, रियलिस्टिक अप्रोच तो रखनी पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच आमिर साहब, बहुत शुक्रिया। आमिर खाकवानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, मौजूदा पॉलिटिकल सिनेरियो पे अपना तज्जिया दे रहे थे। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए, कुछ क्रिकेट के ऊपर बात करेंगे। कल का मैच जी, चूंकि आपको पता है साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान पहला टेस्ट मैच था। इससे पहले वनडे मैच की सीरीज पाकिस्तान जीत चुका था। लेकिन जनाब जो हमने कल इंटरेस्टिंग और जो कहते हैं ना बहुत ही थ्रिलिंग किस्म का मैच देखा है। एक पॉइंट पे, क्योंकि मैं फ़ोन पे अपडेटेड थी मैच से, तो मुझे लगा कि पाकिस्तान जीत रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब मैंने मैच देखना है और फॉलो करना शुरू किया तो मुझे पता लगा कि नहीं, हम मैच नहीं जीत रहे हैं। पहले टेस्ट में जी 2 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज में बढ़तरी हासिल कर ली है। साउथ अफ्रीका ने 148 रन्स का टारगेट दिया, जिसपे टीम ने, जो साउथ अफ्रीका की टीम है, उन्होंने 8 विकेटों के नुकसान पर उसको पूरा कर लिया। इस इंटरेस्टिंग मैच के अंदर मोहम्मद अब्बास ने बड़ी शानदार बॉलिंग की जी, 6 विकेटें उन्होंने हासिल की और साउथ अफ्रीका ने भी बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी जी। उन्होंने अपना टीम वर्क और अपनी स्ट्रॉन्ग नर्व्स के बलबूते के ऊपर ये मैच जीता। और इस मैच के दौरान एक और इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि साउथ अफ्रीका के जो कैप्टन थे, उन्होंने मीडिया से जब बात की मैच के बाद, तो वो उन्होंने बताया कि वो रेस्ट रूम के अंदर जाकर छुप गए थे। और वो क्यों छुपे थे, ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। लेकिन इसमें हम तज्जिया ले लेंगे। अहमद सईद हमारे साथ मौजूद है, स्पोर्ट्स एनालिस्ट है, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप, खैरियत से? गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर हैविंग मी। अहमद आपका भी बहुत शुक्रिया। अच्छा अहमद, मुझे बताएं कल का मैच आपके लिए कितना एक्साइटिंग, थ्रिलिंग और नर्वस करने वाला था? देखें, सबसे पहले तो मैं आज चूँकि एक मंडे मॉर्निंग है और सुबह सुबह जो है पॉजिटिव वाइब्स आनी चाहिए, एक पॉजिटिव एनर्जी जो है वो जनरेट करनी चाहिए। तो मैं बिल्कुल भी यहाँ पर जिस तरह से रिवायत होती है कि टीम हारे तो उसको जो है वो इतना क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि मेरा ख्याल है कि मैं इस टीम से और इस चीज़ से ज़्यादा डिमांड नहीं कर सकता। ये वो टीम है जो 4 महीने पहले जो है वाइट वॉश हुई बांग्लादेश से अपने होम में, और उसके बाद उस टीम ने कल एक ऐसा शो पुट अप किया कि जो मेरा ख्याल है कि साउथ अफ्रीकन पिचेस पर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की जानिब से एक रियलिटी थी। हम 9 कंसेक्यूटिव टेस्ट मैचेस वहाँ पर हारे हैं। किसी भी टेस्ट मैच का मार्जिन जो है वो इतना क्लोज नहीं था। गो कि हमने 99 for 8 कर लिया था, वहाँ से इस मैच को फिनिश करना चाहिए था। लेकिन अगेन ये क्रिकेट है और क्रिकेट जो है वो एक ग्रेट लेवलर है। तो क्रिकेट में आमतौर पर इस तरह की चीज़ें हो जाया करती हैं। कुछ टैक्टिकल मिस्टेक्स यकीनन यहाँ पर रही हैं, उनका तज़किरा यकीन इसलिए करेंगे कि हम एनालाइज करने यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो यकीनन शान मसूद एक ट्रिक ऐसा मिस कर गए इस मैच में कि जो अगर वो इस्तेमाल कर लेते टाइमली तो हो सकता था कि हमें टेल एंडर्स की विकेट मिल जाती। उसमें देखें टेल एंडर्स क्योंकि समटाइम इस तरह होता है कि वो टेक्निकली इतने करेक्ट नहीं होते जिस तरह से जो मिडिल ऑर्डर या टॉप ऑर्डर के बैटर होते हैं, तो उनको आउट करने के लिए समटाइम्स आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है। अगर शान मसूद वहाँ पर साइम अयूब की मिस्ट्री को इस्तेमाल कर लेते, 1-2 ओवर उनका करवा लेते, तो हो सकता था कि हमें वो विकेट मिल जाती। और एक डिसीजन उन्होंने ऐसा लिया जिसकी मुझे बिल्कुल अभी तक समझ ये नहीं आई। उन्होंने आमिर जमाल से पूरे टेस्ट मैच में सिर्फ 9 ओवर कराए
आमिर जमाल एक ऐसे फास्ट बॉलर हैं जो कंसिस्टेंटली 140 की जो लाइन की जो स्पीड है उसको हिट कर सकते हैं। तो उन्हें पूरे टेस्ट मैच में जो है वो सिर्फ 9 ओवर करवाया, और कल एक ऐसे मौके पर जब 15 रन रह गए, आपने एक ऐसे बॉलर को बॉल पकड़ा दिया जिसकी बॉडी जो है वो मोमेंटम में नहीं है, जो शेप में नहीं है, उसने उस पिच के ऊपर बॉल किया ही नहीं है। तो ये कुछ ऐसे डिसीजन है जिसकी वजह से मेरा ख्याल है कि हम ये मैच आए, लेकिन मुझे इस मैच के हारने से कोई गिला नहीं है कौमी टीम से। हमारी टीम ने बहुत अच्छा शो पुट अप किया है, और मेरा ख्याल है कि हम फ्यूचर जो आने वाला मैच है केप टाउन में उसमें इससे ज़्यादा बेहतर खेलेंगे। हाँ, इंशाल्लाह वी होप। और ये मेरे ख्याल से 3 जनवरी को केप टाउन में हो रहा है। ये 3 जनवरी को केप टाउन में मैच खेला जाएगा। पाकिस्तान की टीम का साउथ अफ्रीका में अगर रिकॉर्ड देखें तो अब तक सिर्फ वहाँ पर 2 टेस्ट मैच जीतने में कामयाब हुए हैं। 92 से जो है ये हिस्ट्री चलती है। अपार्थाइड के बाद जब ये टीम आई थी दोबारा इंटरनेशनल सर्किट के अंदर, तो तब से लेकर अब तक हम सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस जो है साउथ अफ्रीका में जीतने में कामयाब हुए। टेल एंडर वाली स्टोरी अगर मैं आपको सुनाऊं तो ये भी पाकिस्तान क्रिकेट के साथ कोई नई कहानी नहीं हुई है, पुरानी कहानी है। ये बहुत पुरानी कहानी है। मैं अगर आपको बताऊं तो 36 ईयर्स के बाद ऐसा हुआ है कि किसी नंबर 10 बैटर ने टेस्ट क्रिकेट में सक्सेसफुल चेज करते हुए इतने रन बनाए हैं। अच्छा। और 36 ईयर्स पहले भी ये काम हमारे ही साथ हुआ था। 1988 में ब्रिज टाउन में टेस्ट मैच हुआ था वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट। उसमें भी पाकिस्तान ने नंबर 10 के बैटर से 40 रन बनवा दिए थे और हम वो टेस्ट मैच हार गए थे। तो पाकिस्तान की टीम में पहली इनिंग में भी आपको याद होगा कि रबाडा को जो है वो साइम अयूब ने ही आकर आउट किया था। वो जो 70-80 रन की एक लीड उन्होंने बना ली थी 213 पर 8 आउट होने के बाद, उसमें मेरा ख्याल है कि यहाँ पर समटाइम्स आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है। तो वो टेक्स्ट बुक कैप्टनसी जो शान मसूद की थी उसकी वजह से मेरा ख्याल है कि एक ऐसी परफॉर्मेंस जिसको विनिंग साइड के ऊपर एंड होना चाहिए था, बहुत ही शानदार बॉलिंग की मोहम्मद अब्बास ने। और मोहम्मद अब्बास के बारे में भी मैं आज 3 साल उनको 3 साल क्रिकेट से दूर रखा गया, उसके बाद वो वापस आए और उन्होंने एक ऐसी परफॉर्मेंस दी कि वो परफॉर्मेंस ही यकीनन उन कोचेज़ के लिए, उस कोचिंग हिरार्की के लिए क्वेश्चन मार्क खड़ा करती है जिन्होंने उनको 3 साल पहले टीम से बाहर निकाला था और ये कहकर बाहर निकाला था कि आपकी जो पेस है वो टेस्ट क्रिकेट खेलने वाली नहीं है। तो उन 3 सालों में पाकिस्तान ने उनको रिप्लेस करने के बाद जो पेसर्स इस्तेमाल किए उनकी परफॉर्मेंस भी निकाल कर देखें, और 3 साल के बाद आपको दोबारा मोहम्मद अब्बास की ज़रूरत पड़ जा रही है। क्यों होता है कि जब भी हम किसी ऐसे प्लेयर को जो कि अच्छा हमें लगता है कि एसेट है पाकिस्तानी टीम के लिए, हम उसको जब आउट करते हैं और फिर जब वो अल्लाह के करने से उसको चांस अगर मिल ही जाता है फॉर्चुनेटली और वो परफॉर्म करता है तो हमें रियलाइज़ होता है कि वाह ये तो बड़ा अच्छा प्लेयर था और इसको हमें पहले यूटिलाइज़ करना चाहिए था। हम पहले ही क्यों उसको यूटिलाइज़ नहीं करते? देखिए, इसमें सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वो लोग जब कोचिंग में आएंगे जो खुद इस प्रोसेस से नहीं गुजरे होते। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ काम करने वाले मोस्टली कोचेज ऐसे हैं जो खुद कभी क्रिकेट नहीं खेले हुए, या अगर वो क्रिकेट खेले हैं तो वो उस लॉन्गर फॉर्मेट की क्रिकेट से, उस प्रोसेस से खुद नहीं गुजरे। वो कोचिंग कोर्सेज करके आ जाते हैं यहाँ पर पीसीबी के साथ काम करने के लिए। तो आप जब तक जो काम आप कर रहे हैं ना, जब तक आप खुद उस प्रोसेस में, अगर यहाँ एनालिसिस कर रहा हूँ और मैं स्पोर्ट्स में मैं खेला ही नहीं हूँ कभी कोई गेम, मुझे पता ही नहीं है गेम की निटी-ग्रिटीज़ क्या होती हैं, मुझे ये पता ही नहीं है कि टेस्ट मैच में इनिंग्स कैसे कंस्ट्रक्ट होती है, मैं उस प्रोसेस से ही नहीं गुजरा कि एक फास्ट बॉलर जो है वो बैट्समैन को कैसे सेटअप करता है। मैं यहाँ पर बैठ के 4 लोगों के शो सुन के तब से तो कर लूँगा, लेकिन मैं जब फील्ड में जाऊँगा, मैं जब उन मसाइल को एड्रेस करने के जाऊँगा जो रियल प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वहाँ मैं फ्लॉप हो जाऊँगा क्योंकि मैं उस प्रोसेस से गुजरा नहीं हूँ। तो कोचिंग कोर्सेज करने के बाद जो कोचेज आते हैं ना, वो इस तरह के डिसीजन लेते हैं और वो ये कहते हैं कि आपकी जो है वो पेस टेस्ट कर, लेकिन अगर पेस उसकी नहीं है और उसकी लाइन एंड लेंथ करेक्ट जा रही है, वो एक्यूरेट लाइन एंड लेंथ को हिट करने की सलाहियत रखता है। और मोहम्मद अब्बास की अगर मैं आपके साथ नंबर शेयर करूँ यहाँ पर, तो मोहम्मद अब्बास इमरान खान, वसीम अकरम और वकार यूनुस के बाद चौथे बॉलर हैं पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जिन्होंने 700 से ज़ायद फर्स्ट क्लास विकेट हासिल कर रखी हैं। और मोहम्मद अब्बास जो पिछले 3 साल से काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं उसमें उनकी बॉलिंग एवरेज लेस देन 15 की है, यानी हर 15 रन में उन्हें 1 विकेट वहाँ पर हासिल की है इस पेस के साथ, जिसको हमारे कोचेस ने कहा था कि ये टेस्ट क्रिकेट खेलने के काबिल नहीं है। तो वही मोहम्मद अब्बास आपके पास वापस आए, उन्होंने आपको जो है वो 6 आउट करके दिए हैं। इससे कबल आपने देखा था कि पाकिस्तान ने एक टेस्ट सीरीज इंग्लैंड के अगेंस्ट जीती, वो भी आपको वही प्लेयर जितवा कर दी जो पिछले 19 साल से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे थे, साजिद खान और नुमान अली जो 2 स्पिन बॉलर थे। जी हाँ, उन्होंने आपको टेस्ट जितवा कर दिए और उन दोनों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह कहकर टीम से बाहर किया था कि आपने फिटनेस टेस्ट पास नहीं किया। अब ये फिटनेस टेस्ट की कहानी भी जो है ना वो अपनी क्वेश्चन मार्क है ऑनेस्टली, वो एक पूरा यूं कह लीजिए कि तिलिस्मे होश रुबा है, आपके होश उड़ जाएंगे उसको सुनने के बाद। हमारे जो फिटनेस टेस्ट के क्राइटेरिया हैं वो तकरीबन इस तरह के हैं कि आप किसी मछली को समंदर से निकाल कर कहें कि दरख्त के ऊपर चढ़ के दिखाओ, तो इस तरह के जो है वो फिटनेस टेस्ट लिए जाते हैं। एक स्पिन बॉलर से आप जो है ना वो एक फिटनेस टेस्ट, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, उन्हें ये कहा जाता है कि आपने भाग के 3 रन बनाने हैं।
अब वो बैट्समैन तो नहीं है, वो तो स्पिनर है, उसका काम है बॉलिंग करना। उसके लिए जो फिटनेस टेस्ट क्रिएट होगा वो उसके बॉडी टाइप के मुताबिक होगा, उसकी बॉडी टाइप और उसकी जो जॉब है उसके अकॉर्डिंग वो टेस्ट होगा। लेकिन आपने एक क्राइटेरिया बनाया है, उस क्राइटेरिया पे जो है वो सारे बॉलर सारे बैट्समैन आके जो है वो उससे ही आप जज करने की कोशिश करते हैं। और ये फिटनेस टेस्ट जो है ये उस वक्त के हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में 2005 में भी हुआ करते थे। आप अक्सर ये सवाल भी पूछते होंगे कि T20 क्रिकेट में पाकिस्तानी टीम पीछे क्यों रह गई है। तो देखें, T20 क्रिकेट एक बिल्कुल अलग जो है ना वो सर्किट है, और जब तक आप उसके अगेंस्ट प्लेयर्स को एथलेटिसिज्म, उसके अगेंस्ट प्लेयर की उस तरह की फिटनेस नहीं बनाएंगे, उस तरह की बॉडी शेप नहीं बनाएंगे, तो मेरा ये ख्याल है कि आप हमेशा उसमें पीछे रहेंगे। लेकिन हम चूँकि T20 क्रिकेट को भी उस टाइम चला रहे हैं जिस तरह हम टेस्ट क्रिकेट चलाते हैं, टेस्ट क्रिकेट को भी हम उस टाइम चला रहे हैं जिस तरह हम वाइट बॉल क्रिकेट चलाते हैं। हम एक ही फॉर्मेट समझते हैं तीनों फॉर्मेट्स को, और हमें लगता है कि हम उन्हीं फॉर्मेट्स या मैं असल में सोच कर तो ये आया था कि बहुत ज़्यादा तनकीद नहीं करनी, लेकिन नहीं सुबह का वक्त है, लेकिन जो चीज़ें चल रही हैं वो डेफिनेटली। अब क्या एक्सपेक्टेशन आपको लगता है कि पाकिस्तानी टीम जो है, चूंकि साउथ अफ्रीका की टीम की हमने बात नहीं की है, क्योंकि कल पाकिस्तानी टीम और मोहम्मद अब्बास की जब हम बात करें, हमारे साउथ अफ्रीकन टीम ने बड़े स्ट्रॉन्ग नर्व्स के साथ इस पूरे मुकाबले को लेकर चले हैं, और हमें पता है कि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, बट हमने एक अच्छा और टफ टाइम दिया है उस टीम को। देखिए, साउथ अफ्रीका ने सबसे पहले तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना ली है पहली बार, और ये उस टीम के लिए जो अभी कुछ अर्सा कबल T20 वर्ल्ड कप का जीता हुआ फाइनल हारी है, वो टीम जिसके ऊपर चोकर्स का टैग लगा हुआ है, वो टीम जिसको बॉटलर कहा जाता है, वो टीम जो प्रेशर सिचुएशन में आमतौर पर चोक कर जाती है, प्रेशर में आकर आमतौर पर उनकी जो नर्व्स हैं वो कंट्रोल में नहीं रहती हैं। तो ये एक अनकरेक्टरिस्टिक किस्म की विक्ट्री उनके हिस्से में आई है कि उन्होंने 8 आउट होने के बाद भी उस टेस्ट मैच को फिनिश कर लिया। और टिम्बा बवूमा, जिनका हम तज़किरा किया कि वो ड्रेसिंग रूम में जाकर कहीं छुप गए थे, तो उनको इस किस्म की चीज़ों की क्योंकि आदत नहीं है कि वो इतने नर्वस मोमेंट्स के अंदर सर्वाइव कर पाएँ, तो वो इसलिए उन्होंने कहा कि मैं मैच के बाद टॉयलेट के अंदर था और मैंने वहाँ काफ़ी टाइम इसलिए गुजारा कि मेरे से ये नहीं देखा जा रहा था कि ये क्या हो रहा है। तो लेकिन उस कंडीशन से उन्होंने मैच निकाला, तो साउथ अफ्रीका के लिए एक अनकरेक्टरिस्टिक किस्म की चीज़ है, और इसकी यकीन उन्हें दाद देनी चाहिए। साउथ अफ्रीका के क्रिकेट के बारे में एक बात याद रखें कि वहाँ पर उनका जो स्ट्रक्चर है, जो हिरार्की है क्रिकेट की, उसमें ये बात लाजमी होती है कि टीम के अंदर 4 कलर्ड प्लेयर्स शामिल हों, जिसकी और ये कोटा उनका मुख्तस किया गया है जब से रिवाइवल हुआ साउथ अफ्रीका का। तो उसके बाद से इससे होता असल में ये है कि बहुत सारे वो प्लेयर जो अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर टीम में जगह बना सकते होते हैं, और जिनका फॉर एग्जांपल वैंडर डूसन जो हैं वो एक बहुत अच्छे प्लेयर है, रीज़ा हेंड्रिक्स जो है वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन टोनी डिजॉर्जी और इस किस्म के प्लेयर्स को कंटिन्यू करवाना साउथ अफ्रीका की मजबूरी इसलिए है कि उन्हें 4 प्लेयर जो है वो इस तरह के खिलाने हैं। तो ये भी एक लिमिटेशन है उनकी क्रिकेट की। लेकिन उसके बावजूद भी जो जिस तरह की फ़ाइट उन्होंने की इस पूरे साइकिल के अंदर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के, तो साउथ अफ्रीका के पास एक बहुत अच्छा चांस है कि वो लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया की टीम को, जो अब तकरीबन फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है पाकिस्तान की हार के बाद बहल कल इंडिया में बहुत दिल टूटे होंगे। तो पाकिस्तान अगर वो मैच जीत जाता तो इंडिया के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में रहने के इम्कानात बाकी रहते, लेकिन पाकिस्तान ने एक उम्मीद उनको भी दिलाई और हमें भी दिलाई, और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान ने उनकी उम्मीद तोड़ दी। हमें तो अपनी टीम से इसलिए बहुत ज़्यादा गिला नहीं है कि इंडिया वाले पाकिस्तान के जीतने की दुआएं कर रहे होंगे। पूरे का पूरा इंडिया जो है वो पाकिस्तान का मैच देख रहा था, लेकिन हमें तो अपनी टीम से इसलिए गिला नहीं है कि हमारी टीम ने जो है वो एक ऐसी परफॉर्मेंस दी है जिसकी हमें तवक्को नहीं थी। लेकिन इंडिया वाले जो है वो यकीनन इस वक्त अफसरदा होंगे हमारी इस हार से। चलें, कोई बात नहीं, हम भी बड़े अफसरदा हैं कि उन्होंने हमारी चैंपियंस ट्रॉफी के होस्ट करने के ऊपर बड़े जिकेले फड्डे डाले हैं, तो अब हम भी नहीं, वो तो उनकी रिवायत है, ये कोई नई बात नहीं है। आपको इंडिया से इसी किस्म की चीज़ें सुनने को मिलती है। अच्छा जी, चैंपियंस ट्रॉफी भी आ रही है अहमद साहब, अब आप ये बताएं कि ये जो हम टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं, 2 के फॉर्मेट तो हमारा वनडे का होगा 50 ओवर्स का, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी के लिए स्टेडियम तैयार है क्या? हमारी टीम तैयार है कि नहीं? देखें, टीम के अगर आप वनडे फॉर्मेट की बात करते हैं तो मैं तो हैरान हूँ कि पाकिस्तान ने जो है वो 21 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा दिया। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका गया और पाकिस्तान ने वो काम कर दिया जो मेरा ख्याल है कि 57 टाइम्स ऐसा हुआ है कि साउथ अफ्रीका में बायलैटरल सीरीज़ खेली गई है। 11 टीमों ने यह ट्राई किया है। पाकिस्तान ने वो फेट अचीव किया है जो इनमें से कोई भी नहीं कर पाया। पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका में ODI सीरीज़ में क्लीन स्वीप करके रख दिया है, और ये 2 रिजल्ट ऐसे हैं कि जो जब ये अनाउंस हुई थी सीरीज़ का स्केड्यूल, तो मेरे जैसा तो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान टीम ये कर देगी। तो टीम की तैयारी के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं तो मुझे ये लग रहा है कि एक शेप बनती हुई नज़र आ रही है हमें चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, और चैंपियंस ट्रॉफी थोड़ा अर्सा कबल इस तरह के रिजल्ट आना ये बहुत ही अच्छी बात है। तो पाकिस्तानी टीम को इसके बाद जो है वो एक ट्रायंगुलर सीरीज़ खेलनी है ODI की, उसके बाद हम चैंपियंस ट्रॉफी में जाएंगे।
और मैं बहुत ज़्यादा होपफुल हूँ, बहुत ज़्यादा पुरुमीद हूँ कि पाकिस्तान की टीम एक ऐसा शो पुट अप करेगी जो हमारे लिए फ़ख्र का बायस बनेगा। और उस वक्त भी जब ख़ास तौर पर पॉलिटिकल टेंशन बहुत ज़्यादा हो गई हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, तो उसको भी एड्रेस करने का तरीका ये होता है कि आप ऑन ग्राउंड जाके इस बात का जवाब दें। तो इंडिया हमारे से दुबई में खेले, इंडिया हमारे से लाहौर में खेले, इंडिया हमारे से जहाँ मर्जी खेले, हम इंशाल्लाह इंडिया को टफ टाइम भी देंगे। और इस चैम्पियंस ट्रॉफी को भी मैं जज्बात की बुनियाद पर नहीं, पेपर की बुनियाद पर, शीट की बुनियाद पर, परफॉर्मेंस की बुनियाद पर आपको ये बात बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा होपफुल हूँ मैं भी, और कौम को भी जो है वो जज्बे सरशार रहना चाहिए। इंशाल्लाह अच्छी खबर है। इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच अहमद सईद, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। अहमद सईद स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद थे जी। पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका दूसरा टेस्ट मैच 3 जनवरी को होगा केप टाउन के अंदर। उस हवाले से भी आगाह करते रहेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आए हैं। अब हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं जी, एक सोशल वर्कर भी हैं, इसके साथ साथ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी है की हुई है इन्होंने। देही इलाकों में जी नौजवानों को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसे हम IT भी कहते हैं, उसके ज़रिए इंडिपेंडेंट या बाइख्तियार बनाने के लिए काम कर रहे हैं। और उनका यही मकसद है कि कम्युनिटीज़ में तालीम हो, IT रिलेटेड एजुकेशन हो, उसको प्रमोट किया जाए, जिससे नौजवानों के लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ भी जनरेट होंगी। क्योंकि ज़ाहिर है दुनिया भर में IT सेक्टर में बहुत काम हो रहा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, और हम उन इलाकों में जहाँ पे इटसेल्फ बहुत सारे चैलेंजेस मौजूद हैं, वहाँ पे किस तरह से नौजवानों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फराम की जा सकती हैं। इस हवाले से फरमान अली हमारे साथ मौजूद है, उनको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम फरमान, थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपका, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। फरमान, थोड़ा सा हमें अपना काम के हवाले से हमारे देखने वालों को बताएं कि आपका ख़ुद आगाज़ कैसे हुआ, और आप जो मुख्तलिफ देही इलाकों में ट्रेनिंग दे रहे हैं या काम के हवाले से गाइड कर रहे हैं, किस तरह से? जी ज़रूर। मेरा अपना जो है मेरी अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा मैंने लाहौर में ही गुजारा है। मैंने इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी यहीं से की है, सुपीरियर यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद मैंने अपना प्रोफेशनल जो करियर है वो 2010 में स्टार्ट किया था, और अभी तक तकरीबन 15 साल का मेरा एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड में। तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि हमारे जो शहरी इलाकों में तो चलो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो रूरल एरियाज़ हैं, जो देही एरियाज़ हैं, इलाके हैं, खुसूसन हमारे जो गिलगित बल्तिस्तान के एरियाज़ हैं या KPK के कुछ एरियाज़ हैं, उधर मतलब टैलेंट बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं। उधर से अगर कोई बंदा इत्तेफाक से भी इधर आता है, इधर आके कहीं पे कोई काम सीख जाता है, तो वो बहुत बेहतर परफॉर्म करता था। लेकिन उधर उन एरियाज़ में चूँकि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम थे, तो उस वजह से वहाँ के जो टैलेंट जो है वो ज़ाया हो रहे थे। तो उसके लिए हमने न सिर्फ एक चीज़ पे हमने फोकस की कि हमने कोशिश की कि चलो हम सॉफ्टवेयर तो बनाते हैं, हम ख़ुद सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो क्यों ना हम इंसानी ज़िंदगियाँ भी बनाना शुरू करें। तो इस एम को लेके, इस पर्पस को लेके हमने सबसे पहले हमारी जो कंपनी है उसने स्वात KPK में मैंगोरा में जो है एक प्रोग्राम शुरू किया था, जो न सिर्फ हमारे अपने कंपनी में लोगों को ट्रेन करता था, उनको ट्रेन करके उसको उसी कंपनी में इंटर्नशिप भी कंपनी में देता है, और उसी कंपनी में उनको हायर करके बाकायदा इंटरनेशनल क्लाइंट के लिए उनसे बाकायदा काम भी लिया जाता है। तो यही काम जो है स्कर्दो में भी हमने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है। उधर हम मुख्तलिफ़ किस्म के स्किल डेवलपमेंट्स प्रोग्राम कर रहे हैं। मेनली अभी हमारा जो फोकस है वेब डेवलपमेंट की तरफ है, ताकि कोई भी बंदा घर में बैठ के कहीं से भी रिमोटली फ्रीलांसिंग के ज़रिए कमा सके। और इस पर्पज़ के लिए हमारा एक बैच स्कर्दो में कंप्लीट हो चुका है, जबकि स्वाद में हमारे कई बैच न सिर्फ कंप्लीट हुए हैं, बल्कि अभी 3 साल 4 साल एक्सपीरियंस आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स मिलेंगे हर जगह पे। अच्छा, मुझे बैच में कितने बच्चों की तादाद है, और मैं इंटरेस्ट भी जानना चाहती हूँ। ज़ाहिर है जब हम इन इलाकों में जाते हैं, और आप जिसकी बात कर रहे हैं, दो कि इतने बैकवर्ड नहीं है, बट स्टिल स्किल बेस्ड एजुकेशन के लिए हर एक की एक्सेप्टेंस लेवल बड़ा डिफरेंट होता है। एग्जैक्टली। सो आपकी क्या ऑब्जर्वेशन थी कि बच्चों का, यंगस्टर्स का इंटरेस्ट कितना था, और अब तक आपकी जो इस ट्रेनिंग है इसमें कितने बच्चे पास आउट हो चुके हैं? हाँ,
इसमें जहाँ तक इंटरेस्ट की बात है, उसमें एक प्लस पॉइंट भी था, एक मनफी पहलू भी उसमें था। मनफी पहलू इस सेंस में था कि नॉर्मली हमारे सारे बच्चे अभी जो मुख्तलिफ़ किस्म के शॉर्ट वीडियोस देखकर सोशल मीडिया पर या मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन कर वो ये समझ रहे थे कि हमने मोबाइल उठाना है या लैपटॉप उठाना है और रातों रात जो है हमने कोई स्किल सीख के जो है अगले दिन से हमने डॉलर कमाना शुरू करना है। तो इस सोच के साथ जब हमने आईटी ट्रेनिंग के हवाले से थोड़ी सी लोगों को आगाही दी, तो लोग यही सोच के हमारे पास आते थे। जब उनको पता चलता था कि इसमें हाँ ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, इसमें आपको कुछ महीने लगा के कुछ चीज़ सीखना पड़ेगा, फिर उसको प्रैक्टिकल उस पर ट्रेनिंग हासिल करनी होगी, उसके बाद जो है आप इसकी कुछ अर्निंग भी कर सकेंगे और आप प्रोडक्टिव काम कर सकेंगे। तो इसको समझाने में थोड़ा टाइम लगता था, ये थोड़ा हमारे लिए चैलेंजिंग होता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से लोगों ने इसको रियलाइज़ किया और इसमें अपने आप को इन किया और इसमें टाइम देने के लिए संजीदगी से तैयार हो गए, उसके बाद हमारे लिए बड़ी आसानी हुई। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि मैंगोरा कांजू में एक आर्फन एज होम है, तो वहाँ पे सारे आर्फन बच्चे हैं, बिल्कुल बच्चे थे। हमने उनसे रब्ता किया, हमारे जो CEO साहब हैं वो बड़ा विजनरी बंदा है, उन्होंने उनके साथ रब्ता किया, उनसे कॉन्टेक्ट किया। उधर आर्फन एज में हमारे 2 बंदे जो हैं उनको पढ़ाने के लिए भेजे और उनके जो थोड़े से एज्ड जो बच्चे थे उनको हमारे ऑफिस में बुलाए। तो अब उधर से तकरीबन सिर्फ उसी एक आर्फन एज हाउस से 8 बंदे वेब डेवलपमेंट और वेब डिज़ाइनिंग में, हालांकि उनके अंडर मैट्रिक बच्चे हैं, तो वो बाकायदा वेब डेवलपर बन चुके हैं, डिज़ाइनर बन चुके हैं और इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दूसरा हमारा एक तेमरगरा में एक और ऑर्फनेज के साथ अभी हमारा प्रोग्राम मतलब मुआहिदा होने जा रहा है इंशाल्लाह, तो हम उधर भी ये करेंगे। उसके अलावा बाकी जो हमारे ऑफिशियल सेटअप है और स्कर्दो में है, अब तक हम तकरीबन 100 के करीब सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स मार्केट में प्रोवाइड कर चुके हैं। दैट्स अमेजिंग। अच्छा, आपने अभी सवात का जिक्र किया, मैंगोरा का जिक्र किया, स्कर्दू का जिक्र किया, इसके अलावा कौन कौन से इलाके हैं जहाँ पे आप कोशिश कर रहे हैं कि आपकी रसाई भी हो, और आपकी टीम मेंबर्स के हवाले से आपकी इस ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग हैं और कितने ट्रेनर्स हैं? जिस तरह से आपने बताया कि ऑर्फनेज जाके आप लोग ट्रेन करें, इसके अलावा भी? हाँ, इसके अलावा भी यही है कि हमारी बेसिकली एक पूरी एक टीम है। हमारा मॉडल ये है कि हम अपने पास जो भी स्किल जिनको जो सीखते हैं, जो सीनियर होते हैं, वही नेक्स्ट उसके जूनियर्स को जो है वो ट्रेन करते हैं। तो ये ना सिर्फ स्वात में है, मैंगोरा में है, स्कर्दो में, बल्कि इसी लाहौर में भी, जौहर टाउन में भी हमारा जो हेड ऑफिस है जौहर टाउन में ही है। और यहाँ पे भी हम जो भी इंटरेस्टेड हैं, रिगार्डलेस ऑफ एज, रिगार्डलेस ऑफ एजुकेशनल बैकग्राउंड, हम उनको यहाँ पे भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। और यहाँ से भी बड़े लड़के आके सीख रहे हैं और मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में जो है वो अर्निंग कर रहे हैं, बहुत बेहतर पैकेज वो अर्न कर रहे हैं। और आगे हमारा प्रोग्राम है इंशाल्लाह, हम ये जो 3-4 जगह हैं वो हमारा इनिशियल स्टेप था, और आगे इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी। बल्तिस्तान के कुछ इलाके हैं जैसे कि खपलू है, गांछे के कुछ दूर अफ्तादा इलाके हैं, स्कर्दो के कुछ इलाके हैं, गिलगित के कुछ इलाके हैं और KPK के कुछ इलाके हैं। मतलब हमारे फोकस ये होगी कि हम ज़्यादातर रूरल एरियाज़ को फोकस करें ताकि उधर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दें। लेकिन उसमें हमारे लिए चैलेंज ये है कि हमें अपना जो सेटअप बनाने में कोई मसला नहीं है, लेकिन वहाँ पे एक तो बिजली का बड़ा मसला है, इंटरनेट, और दूसरा इंटरनेट का मसला है। बिजली का तो चलो फिर भी हम सोलर के ज़रिए से इसका कोई हल निकाल सकते हैं, लेकिन इंटरनेट के हवाले से हम बेबस हैं, तो इस वजह से हम थोड़ा बाउंड हैं। अदरवाइज़ जहाँ पे भी इंटरनेट की सहूलत बेहतर हो उधर इंशाल्लाह हम काम शुरू वैसे माजरत के साथ हमें यहाँ लाहौर में बैठे हुए इंटरनेट इतनी मुश्किल से मिल रहा है, तो जिन इलाकों की आप बात कर रहे हैं वहाँ पे तो इंटरनेट के मसाइल इत्सेल्फ बहुत ज़्यादा होंगे। बहुत ज़्यादा है, बहुत इंटरनेट के मसले, इंटरनेट को लेके हम बड़े परेशान हैं। उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए कोई चैलेंज तो जिन इलाकों में भी आप ट्रेनिंग दे भी रहे हैं, वहाँ पे ज़ाहिर है IT इज़ ऑल अबाउट इंटरनेट, आपको इंटरनेट की रसाई होगी तो आप उस पर काम कर सकते हैं। तो जो बच्चे इस वक्त ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं या काम भी कर रहे हैं
है, वेब डेवलपिंग है, या उनके लिए भी तो बाद में स्किल सीख तो लिया लेकिन अब उसको एग्जीक्यूट करने में भी तो चैलेंजेस होंगे। बिल्कुल सही बात है। तो उसके लिए हम एक तो मतलब हमारे जो कंपनी है वो इटसेल्फ आपको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, आपको स्पेस प्रोवाइड करता है। हमारे पास जो है हम मुख्तलिफ सोर्सेज के ज़रिए से इंटरनेट कहीं ना कहीं से भी बड़ी मुश्किल से हम अरेंज कर रहे होते हैं, सेलुलर कंपनीज़ के ज़रिए से। और चलो स्वात मेंगवारा में तो चलो फाइबर है, बहुत अच्छी फैसिलिटी है, लाहौर की निस्बत वहाँ पे बहुत बेहतर इंटरनेट की सहूलत है। लेकिन स्कर्दो में हमारे पास सिर्फ एक सोर्स है, वो मतलब हमारे आर्मी की तरफ से है, एससीओ वाले जो इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, उनकी मेहरबानी से ये मतलब आपको गांव-गांव इंटरनेट तो मैसर है, लेकिन उनकी स्पीड के हवाले से थोड़ा हमें मसाइल दरपेश है। लेकिन उसको अगर वो बेहतर हो गया, स्पीड थोड़ा टेक ओवर हो गया, तो इंशाल्लाह ये हम खुद अपने जगह पे प्रोवाइड कर रहे हैं। हाँ, अलबत्ता हर बच्चे को घर से काम करने में दुश्वारी है, क्योंकि DSL लाइन है और जो फाइबर टू होम है वो बहुत लिमिटेड कनेक्शन में मिलते हैं। लेकिन हम उनके लिए एक वर्क स्पेस ज़रूर प्रोवाइड करते हैं कि जहाँ पे आके वो अपना जो है काम कर सके। ठीक है। अच्छा, अब आपके आगे आपने जिन इलाकों का जिक्र भी किया है, लेकिन इंटरनेट इश्यूज़ के साथ मैं ये आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी कि ज़ाहिर है आप लोग एक प्रॉपर सेटअप के तहत काम कर रहे हैं। दुनिया भर में IT के शोबे में लोगों को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस भी है, एक प्रॉपर सिस्टम है जहाँ पे लोग सीख रहे हैं, स्किल बेस्ड एजुकेशन हासिल करते हैं और IT के शोबे में एक्सेल कर रही है। दुनिया ने कमाल वंडर्स कर दिए हैं। हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं एज अ नेशन, और हमारे यहाँ जो यूथ है या यंगस्टर्स हैं, अब वो उनकी जो टेक्निकलिटीज़ हैं या उनकी स्किल है वो इंटरनेशनल लेवल पे क्या कम्पीट करने के काबिल हैं? हाँ, इस हवाले से बहुत ही अच्छी ख़बर मैं कह सकता हूँ कि बहुत प्लस पॉइंट ये है कि यही एक फील्ड है जहाँ पे हम इंटरनेशनल मार्केट को कम्पीट कर रहे हैं और कर सकते हैं। और यहाँ पे आप पाकिस्तान में जहाँ पे भी देखेंगे तो माशाल्लाह से बड़े ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, और दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं उनमें वो अपनी सर्विस मुहैया कर रहे हैं। और ख़ुद हमारी कंपनी भी हम इंटरनेशनल क्लाइंट्स को सर्विसेज देते हैं। तो हाँ, अलबत्ता सहूलियात की कमी की वजह से और थोड़ा सा हमारे जो तालीमी इदारों में एडवांस लेवल पे ना होने की वजह से स्ट्रगल ज़रूर करते हैं। लेकिन जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए जो टैलेंट चाहिए वो अल्लाह की फजल से हमारे में कूट कूट के भरा हुआ है। ज़बरदस्त। अलबत्ता अभी दुनिया जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की तरफ ज़्यादा फास्ट मूव कर रहे हैं, लेकिन हम उस पेस को मीट नहीं कर रहे हैं। तो चाहिए ये कि हम उस पेस को मीट करें ताकि हम पीछे ना रह जाए। लेकिन अभी तक का जो स्टेटिस्टिक्स हैं वो हौसला अफजा है। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच फरमान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फरमान अली जी हमारे साथ मौजूद थे। IT बेस्ड जो एजुकेशन है ये मुख्तलिफ इलाकों का जहाँ आप जिक्र करें, लेकिन इनके मुताबिक इनको जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो इंटरनेट और बिजली की फराहमी है। बिजली तो उनके मुताबिक का सोलर सिस्टम के ऊपर ये उसको यूटिलाइज़ कर लेते हैं, लेकिन जो इंटरनेट की फराहमी है वो बहुत बड़ी एक हर्डल है बच्चों के लिए भी और इनके लिए भी इटसेल्फ। सो ये चीज़ें हम डिस्कस कर रहे थे, लेकिन इनका काम डेफिनेटली बहुत ज़बरदस्त है। हम ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ज़रा हम म्यूज़िक की बात करेंगे। आपको पता है मुख्तलिफ म्यूज़िक की फॉर्म्स हम सुनते हैं और हमें सुबह सुबह बड़ा अच्छा लगता है जब अच्छे लोग अच्छी मौसीकी लेकर हमारे साथ आते हैं। आज के एक मेहमान जो हैं ये पहले भी हमारे शो का हिस्सा बन चुके हैं। पहले अपने ये एक वीडियो क्लिप की वजह से हमारे शो का हिस्सा बने थे, लेकिन साथ साथ इनकी जो मौसीकी का टैलेंट है वो भी हमने एक्सप्लोर किया। दो कि ये बहुत ज़बरदस्त अपनी धुने इलाके की हमें सुनाएंगे। आज भी हमारे साथ जी मंजूर बल्तिस्तानी है, जो कि बल्तिस्तान से इनका ताल्लुक़ है और सोशल मीडिया के ज़रिए अपनी खूबसूरत धुनों साज की वजह से ये हमें बल्तिस्तान की जो सकाफ़त है, तहज़ीब है, उससे जो कह लें आशना भी कराते हैं, हमें एक्सप्लोर भी कराते हैं। आज हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।
हाँ। कैसे हैं आप? बेहतरीन, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका कि आप दोबारा तशरीफ़ लाए। इसके साथ साथ जी हमारे साथ मौजूद हैं आसिम नज़ाकत, जो कि सिंगर है। सोशल मीडिया पे आप इनके मुख्तलिफ गाने सुन रहे हैं और आपको भी हम खुशामदीद कहते हैं आसिम, थैंक यू वेरी मच। इनके साथ जी साजिद अमानत हैं, जो कि गिटार प्लेयर हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मंजूर, हमने आपका पहले इंट्रोडक्शन तो एक वीडियो जो एक गुलई के साथ थी आपकी, उससे देखा था, मॉर्मेड के साथ। हाँ मम्मी के साथ। तो अब बताएं कि क्या चल रहा है लाइफ में, म्यूज़िक करियर कैसा चल रहा है आपका? म्यूज़िक की आप जितना सीखते हैं आपको उतना एक्सपोजर मिलते जाते हैं, और मेरा एक यही ख्वाहिश है कि हर इंसान को एक इंस्ट्रूमेंट के साथ उसका ज़िंदगी सर्वाइव करना चाहिए। हर इंसान को, अगर कोई इंसान बेरिदम चल रहा है, उसमें गुस्सा है, उस पर उसको टेंशन है, उसको इश्यूज़ है, तो उसको कहीं ना कहीं रिदम पढ़ना चाहिए, म्यूज़िक पढ़ना चाहिए। म्यूज़िक पूरा मैथ है, पूरा मैथमेटिक्स है। आप म्यूज़िक को पढ़ेंगे, रिदम आपके अंदर आएंगे, तो आप ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ बिल्कुल इजी हो जाएंगे। वाओ, क्योंकि पूरी कायनात रिदम से चल, हर चीज़ में आपकी हर साउंड, हर चीज़ में रिदम है। एब्सोल्युटली। तो हर इंसान को कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट म्यूज़िक का सीखना चाहिए। तो म्यूज़िक ऐसी खूबसूरत चीज़ है जिससे आपके अंदर सुकून, स्पिरिचुअलिटी में आपको कनेक्टिविटी में। तो आपने कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट सीख लिए हैं? मैं तो अभी कोशिश कर रहा हूँ। बेसिकली मैं हमारे फोक वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, हमारे जीबी के म्यूज़िक बिल्कुल डिफरेंट होते हैं दूसरों से, तो वहाँ से निकल के यहाँ पे आके यहाँ के म्यूज़िक सीख रहे हैं, यहाँ की इंस्ट्रूमेंट्स, जिस तरह पियानो हो गया, गिटार हो गया, ये दरबुका है। तो इन चीज़ों में मैं अभी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। म्यूज़िक ऐसी चीज़ है जो कभी पूरा नहीं होती। ज़बरदस्त। अभी हम आपसे कुछ सुनेंगे भी। आसिम, आप बताएं, आप कब से सिंगिंग से वाबस्ता हैं, क्या क्या कर रहे हैं, क्या काम चल रहा है आजकल? जी, सबसे पहले तो मेरी पूरी टीम को मेरी तरफ से जो है वो अस्सलाम वालेकुम, और सबको पाकिस्तान पूरे को गुड मॉर्निंग। और ये है कि म्यूज़िक के हवाले से तो काफ़ी टाइम से हम काम कर रहे हैं। बेसिकली हमारा स्टूडियो का काम है, तो उसके साथ साथ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स वगैरह वो भी मिलते रहते हैं, उन्हीं में बिजी रहते हैं। तो अभी इंशाल्लाह कुछ प्रोजेक्ट्स किए हैं अपने भी, और न्यू ईयर पे इंशाल्लाह फिर 2-3 अच्छे प्रोजेक्ट इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। तो क्या किस तरह का म्यूज़िक आप करते हैं? मैं बेसिकली थोड़ा सा नीम क्लासिकल करता हूँ मैं, तो क्योंकि क्लासिकल बहुत मुश्किल चीज़ है, ठीक है, और कोशिश करते हैं कि थोड़ा थोड़ा साथ साथ सीखें भी, और ये है कि पॉप वो थोड़ा सा करते हैं। ज़बरदस्त। तो अच्छा मंजूर, हम आपसे पहले कुछ सुनते हैं और फिर आसिम से भी रिक्वेस्ट करेंगे। आप हमें क्या अपने इलाके की हम इलाके के अपने डन बेहतरीन, अपने इलाके की खूबसूरती को साथ रखना होता है। लस थल पोसो से तो मत पो ए खायोंगी खकले नायो लव्यले। लस थल पोसो से तो मत पो ए खायोंगी खकले नायो लव्यले। संबीनुस कोरेत लोखमन लाखोरे सन ओ मिर्गा में गिन ब्यूमा गोरे। संबीनुस कोरेत लोखमन लाखोरे सन ओ मिर्गा में गिन ब्यूमा गोरे। Mikis gocet pacik nasnalam polakwet. Mikis gocet pacik nasnalam polakwet. Skat zere tsale nayo lavyale. Lase thal poso se tohmat po ekha yongi khakale nayo lavyale nayo lavyale nayo lavyale nayo lavyale nayo lavyale। क्या बात है, मुझे समझ नहीं आई है लेकिन मुझे मज़ा बहुत आया है। अब आप मुझे इसका मतलब बताइए। यह है कि शायर अपने महबूबा को भी तशबीह देते हैं या नेचर को भी तशबीह देते हैं,
ये आपकी सोच है कि आप नेचर को तजबीह देते हैं, नेचर से मोहब्बत करते हैं, आपकी महबूबा सा। क्या बात है, ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत, बहुत मीठी धुनें है ये। अच्छा जी आसिम, अब आप मुझे, क्योंकि ये वाली लैंग्वेज तो इनके इलाके की है और बड़ी खूबसूरत है, मैं चाहूँगी कि आप भी हमें कुछ सुनाएं। जी ज़रूर। नूरे मोहर नूरे मोहब्बत दोनों जुड़े तुझसे पिया, पागल या जोगी जो भी कहो तुम, है मेरा इश्क सबसे जुदा, तेरी ही खातिर लूं सौ जन्म में, चाहे हो जो भी भला। ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दे तू जो भी पिया, तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं, ये जीवन क्या अगर मांगे तू, मेरी जान नजर कर दूं, तेरा मेरा है प्यार अमर। जाने वफा ला 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 ला, जैसा है सोचा पाया वही, सूरज की किरणों सा एक चेहरा, देखा है तुम सा मैंने नहीं, मेरी वफा का हर एक लम्हा तुझ में ही गुम सा गया, ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दे तू जो भी पिया, तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं, ये जीवन क्या अगर मांगे तू, मेरी जान नजर कर दूं, तेरा मेरा है प्यार अमर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आसिम मुझे ये बताएं कि आप अभी सीखा है आपने किसी से म्यूज़िक, या आप खुद सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हैं? जी कुछ सीखा भी है और कुछ साथ साथ काम कर रहे हैं और साथ साथ सीखते भी जा रहे हैं, क्योंकि सीखना कभी ख़त्म नहीं होता है। तो ये कि इंसान जैसे जैसे काम करता है तो विद एक्सपीरियंस इंसान काफ़ी लोगों से जो है इंस्पिरेशन होती है, काफ़ी लोगों के साथ काम करते हैं, क्योंकि हमारा फिर स्टूडियो का काम है तो काफ़ी लोग फिर हमारे पास आते हैं जिनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, तो फिर वो ऑब्जर्वेशन होती है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा मंजूर, आपके म्यूज़िक जो इलाके का म्यूज़िक है इटसेल्फ बहुत जो कह ले ना सॉफ्ट और बड़ा जो कह ले कानों को अच्छा लगता है। मुझे ये बताएं कि आपने जब म्यूज़िक सीख रहे हैं तो आपने सिर्फ अपने इलाके के म्यूज़िक को फोकस किया हुआ है या आप दूसरे जॉनरास को भी कर रहे हैं? दूसरे जॉनरास को भी मैं कर रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर फोकस मेरा अपने इलाके, क्योंकि हमारे वहाँ के फ़ोक है, पुराने ज़माने के जो खूबसूरती थे, नेचर के साथ जो कनेक्ट थे, वो आजकल डिस्ट्रॉय हो रहे, ख़त्म हो रहे हैं। तो उसकी क्या वजह है? उसकी ये की वजह है वहाँ पे कोई ऐसे कोई इंस्टीट्यूट नहीं है म्यूज़िक को फोकस दे, कोई ऐसे कोई क्लासिकल काम होता नहीं वहाँ पे उस लेवल पे जो बच्चे सीखे स्कूलों में या यूनिवर्सिटीज़ में, तो बिल्कुल नहीं है वहाँ पे, बिल्कुल 0% है। तो डेट्स वाइंगा मैंने सोचा कि इस यहाँ पे आके कोई यहाँ से क्लैप कर लें, यहाँ से सीखें, तो जाके वहाँ पे अपने फोक को रिवाइव कर लें, उसको प्रिजर्व कर लें। यही ख्वाहिश है, क्योंकि वो ख़त्म ना हो जाए। क्योंकि मेरे बाप दादे, मेरे जो पुराने ज़माने के लोग थे वो करते आए हैं, उन्हीं से खुश थे वो लोग, उन्हीं के साथ जुड़े हुए हैं, तो एक इमोशन जुड़े होते हैं। आप अपनी कल्चर, आप अपनी इमोशन को कभी ख़त्म नहीं कर सकते। फिर आपके पास फीलिंग, आप फीलिंगलेस होते हैं। आप हमारे आबा अजदाद के जो काम है उनको आप छोड़ ना सके तो आप उसको मॉडर्न तरीके से साथ रखें, उसमें आपकी एक फीलिंग आती है, आपकी वाइब आती है, बाकी दुनिया के काम चलते रहे। क्या बात है। अच्छा मंजूर, जैसे आपने कहा कि वहाँ पे क्या वहाँ पे लोगों का रुझान नहीं है? क्योंकि जैसे आप कह रहे हो कि आप अपने इलाके के म्यूज़िक को लेकर उसको
प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हो, सीख कर और सिखाने के लिए, क्या वहाँ पे और लोगों का इंटरेस्ट नहीं है या लोग म्यूज़िक को इतना वो बेहतर तौर पे परसीव असल नहीं में करते? हमारी भी गलतियाँ हैं, माशरे की भी गलतियाँ कि लोगों ने म्यूज़िक को डिलीवर करना उनको आया नहीं। किसी इंस्टीट्यूट में आप देखें, किसी फिज़िक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, उनको कैसे डिलीवर करते हैं, बच्चे मरते हैं उनके पीछे कि उनको सीखना है। इसको उस तरह डिलीवर किया ही नहीं किसी ने कि ये उसको हमेशा से गलत समझा गया, म्यूज़िक को हमेशा गलत समझा गया। और उसमें माशरे के लोगों का भी हाथ है कि जो म्यूज़िक वहाँ पे करते थे लोग, उनको वो पूरी रात एक ही जगह पे उसमें पूरी एनर्जी इन्वेस्ट करके उधर ही ख़त्म कर लेते हैं, उसी म्यूज़िक में उसी के गंद बला करते हैं। तो उसको अच्छे तरीके से डिलीवर करना किसी को आया नहीं। अगर किसी अभी भी मैं कहता हूँ कि अच्छे तरीके से बच्चों को सिखाया जाए म्यूज़िक, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें कोई प्रॉब्लम्स है नहीं। ये आपको सुकून देते हैं, आपकी कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेट्स वाई मैं सोच रहा हूँ कि इसके साथ साथ जाके आने वाली जो जनरेशन है वो सीखें, फोक म्यूज़िक सीखें, बाकी क्लासिकल सीखें, पॉप जो भी सीखें, ताकि अपनी इलाके की खूबसूरती को दुनिया तक पहुंचा दें। ज़बरदस्त। अच्छा, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, और ये आपके इलाके का इंस्ट्रूमेंट हमारे है? इलाके में जो इंस्ट्रूमेंट्स वो पहले जंगों में यूज़ हुआ करते थे। पहले अच्छा। जब जंग छिड़ते थे तो वो इंस्ट्रूमेंट्स वो प्ले करते थे, तो जो होते थे मुजाहिदीन लड़ाकू होते थे, उनको जोश आते थे, फिर वो मज़ीद लड़ते थे। उससे कई जंगें जीती हमारे म्यूजिशियन की वजह से। अच्छा। तो हमारी हिस्ट्री बहुत पावरफुल थी उस टाइम पे, जो राजाओं के। तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे लोगों ने उसको प्रिजर्व करना छोड़ दिया, तो मैं सोच रहा हूँ उसको प्रिजर्व कर लूँ। ज़बरदस्त। तो वो इससे मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स होते थे? इसी बेस पे है ये पर्शियन इंस्ट्रूमेंट है, अरेबिक भी कह सकते हैं इसको, लेकिन ये इसी तरह से है। लेकिन वो एक होते हैं डमल, वो बहुत बड़ा होता है, उसे हम बेस बजाते हैं। एक इसी तरह दो, एक डामल कहते हैं, इसके छोटा होते हैं, वो स्टिक के साथ बजाते हैं, और एक सुरनाई होते हैं। अच्छा। 3-4 इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अरे वाह। तो ये एनसीए के अंदर मैंने सुना है पढ़ाया जा रहा है, कोर्स का हिस्सा है ये इंस्ट्रूमेंट्स? हाँ, इंस्ट्रूमेंट्स आप एनसीए में है कि आप म्यूज़िक को आप रिसर्च कर सकते हैं, सीख सकते हैं, आप पियानो सीख सकते हैं, आप गिटार सीख सकते हैं, आप वोकलिस्ट, आपको हर वो लोग देंगे ट्रैक, आप किस ट्रैक पे चलना है, आपके पास जो एबिलिटी है आप उसी ट्रैक पे चल सकते हैं। ये अच्छी बात है कि अगर कोई इंस्टीट्यूट ऐसा है जो यहाँ वाहिद एनसीए, आई थिंक पाकिस्तान में वाहिद इंस्टीट्यूट है जो म्यूज़िक को सीरियस होकर पढ़ाए जाते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, मैं आपसे भी कुछ और भी सुनना चाहूँगी, मंजूर हमें कुछ सुनाए? यस, ज़रूर। हम एक और 2 फोक हम उसको मिक्सअप करेंगे। ज़रूर ज़रूर। ये मेरा अपना गाना है। अपना गाना है? अरे वाह। सलाम ज़ेर हाइलेंगी, सलाम ज़ेर, सलाम ज़ेर हाइलेंगी, सलाम ज़ेर, ए बाद फलक शम्सो सितारों ला सलाम ज़ेर, गागुल चिला मेले गुले लेला दिन रांची, गागुल चिला मेले गुले लेला दिन रांची, सूरत गिमा सुख युत पायरे युत नरे द्याचे, सलाम ज़ेर हाइलेंगी, सलाम ज़ेर, ए बाद फलक शम्सो सितारों ला सलाम ज़ेर, तादा खोनी टूटकी लेंचीन गोज गुसे चाम से दुगे, खोनी टुर्की लेंचीन गोज गुसे चाम से दुगे, दृष्पा दृष्पा सब मसोपसी, दृष्पा दृष्पा सब मसोपसी, सुम्बे से ला चित्तोसी,
बात है, अब आप मुझे इसका मतलब ही बताएं। ए बात फलक, इसमें शायरी कहते हैं, ए बात फलक शम्स सितारों ला सलाम कहना है, यानी कि वो महबूब को जब सलाम भेजते हैं तो सुबह सादिक जो तुलू होते हैं ना, शम्स तारों के जरिए कहता है उनको मेरे सलाम सलाम पहुंचाना। बोलना। तुम जहाँ भी हो आप उनको देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। क्या बात तो है, स्पिरिचुअली स्पेस लवली लवली Space लवली, की गाय। जबरदस्त। हमें ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आसिम भी हमारे साथ मौजूद है, मंजूर बल्तिस्तानी भी हमारे साथ मौजूद है, दोनों से बात भी करेंगे, कुछ और म्यूजिक भी सुनेंगे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। प्रोग्राम का बिल्कुल आखिरी हिस्सा है। मंजूर बल्तिस्तानी और आसिम नज़ाकत हमारे साथ मौजूद हैं। मंजूर तो हमें बड़ी ज़बरदस्त अपने इलाके की धुनें सुना रहे हैं और हमारे साथ आसिम भी। आसिम, आप हमें क्या सुनाएंगे? हम अपने इलाके की सुनाएंगे। ज़बरदस्त, ज़रूर ज़रूर। चले। कोई आए कहीं चुपके से वो दिल में समा जाए साजना, दूर दूर कहानी मोहब्बत की है मुख्तसर, गया दिल से फिर वो ना आया इधर, कभी कोई था मेरी राहों का एक हमसफर, कर गया दिल का वो सोना डगर, कोई रास्ता ना कोई खबर, उसे ढूंढूं कहाँ उसे पाऊँ कहाँ, आज मैं हूँ यहाँ वो कहाँ, नीले आसमां पे बादल छा रहे हैं, पंछी अपने घर को वापस जा रहे हैं, गया दिल से फिर वो ना आया इधर, कभी कोई था मेरी राहों का एक हमसफर, कर गया दिल का वो सोना डगर, कोई रास्ता ना कोई खबर, उसे ढूंढूं कहाँ उसे पाऊँ कहाँ, आज मैं हूँ यहाँ वो कहाँ। क्या बात है, स्ट्रिंग्स, वेरी नाइस वेरी नाइस। अच्छा जी, तो आसिम मुझे ये बताइए आगे क्या प्लान है? इस अपना कोई गाना, अपना कोई सोलो सिंगल रिलीज़ करना है? जी इंशाल्लाह न्यू ईयर पे जो है वो मेरा आ रहा है, मीन्स के 2 आ रहे हैं प्रोजेक्ट, और इसके अलावा जो है प्रोजेक्ट तो काफ़ी चल रहे हैं, कुछ कंपनीज के साथ वो जो है वो काम वगैरह भी चल रहा है। गुड गुड। तो इंशाल्लाह चलेंगे, नया साल बहुत कुछ लाएगा अच्छा, इंशाल्लाह नया साल बहुत कुछ, अल्लाह करे सबके लिए बहुत कुछ अच्छा लेकर आया। अच्छा मंजूर, ऑब्वियसली जैसे आप ने अभी पहली हमारी जब मुलाकात हुई थी सेट के ऊपर, तो यू वर टेलिंग अस कि आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड भी रहते हैं, ऑब्वियसली आप नेचर में रहते हैं और आपका इलाका इतना खूबसूरत है माशाल्लाह, तो वहाँ पर रहकर वहाँ जब आप जाते हैं तो वो कनेक्शन कैसा होता है, और वो आपके म्यूज़िकल कनेक्शन के साथ कितना एसोसिएटेड है? तो वहाँ पे नेचर इतनी खामोशी से आपको फील कर सकता है, आपके अंदर से ऑटोमेटिकली म्यूज़िक निकल आता है। अरे वाह।
आप पहाड़ों पे जाते हैं तो आपको आप साउंडलेस हो जाते हैं, कुछ भी इसे दूर दरिया की पानी की आवाज़ या हवा की आवाज़ के अलावा कुछ आवाज़ ही नहीं आती। तो आपको ऑटोमेटिकली आपके अंदर से फील आता है, आप कुछ ना चाहते हुए गुनगुना लेते हैं। कुछ भी, कोई भी इंसान वहाँ पे जाने के बाद गुनगुनाए बगैर वापस आता ही नहीं। अच्छा। क्योंकि फील ऐसा है, नेचर हमेशा अपने साथ जुड़े रखने से ये आ जाते हैं। तो मैं जब भी पहाड़ों पे जाता हूँ, मैं जो मुझे अच्छा लगता था वो गुनगुनाते हैं अपने ऊंची आवाज़ में। तो क्या गुनगुनाते हैं जब आप पहाड़ों पे जाते हैं? तो आप हमें भी गुनगुना के बताएं। मैं कभी कभी उर्दू भी गाते हैं। हाँ, तो उर्दू भी हम सुनेंगे। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले से पास आइए कि हम नहीं आएंगे बार बार, बाहें गले में डाल के हम रोल ज़ार ज़ार, फिर आपके नसीब में ये रात हो न हो। शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मैं। तो थोड़ी टाइम के लिए मैं पहाड़ों में गया। क्या बात है, हमें भी लग रहा था हम भी पहाड़ों में बैठे हैं। मंजूर, बहुत खूबसूरत। आप अपने इलाके का म्यूजिक तो अच्छा गाते हैं, आप तो उर्दू गाने भी बहुत अच्छे गाते हैं, बहुत ज़बरदस्त। तो ये आप पहाड़ों में बैठ के फील करके गाते हैं, बहुत मज़ा आता है। और वो जब इको आ रही होती है, ओए होए, क्या मैंने भी इमेजिन किया इस बात को। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत खूबसूरत है। इमेजिनेशन करना बहुत अच्छी बात है। वेरी इम्प्रेसिव, थैंक यू वेरी मच आपका। और हम कोशिश करेंगे कि हम आपको बार बार बुलाएं, और आप जो हमें पहाड़ों पे लेके जाते हैं, हम इस स्टूडियो में पहाड़ों की थैंक यू वेरी मच आसिम, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया जनाब। ये जो आखिरी सेगमेंट था, म्यूजिकल सेगमेंट, और इस जो अभी मंजूर ने गाना गा दिया है ना, इसके बाद मुझे लगता है शो एंड करना बनता है। और इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे लाजमी दीजिएगा। कल तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।